हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत बैच जो है उसके इस कारवा को बढ़ाते हैं आगे। और जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है वर्तमान में, वो चैप्टर है परमाणु, अणु और आयन का चैप्टर है, जिसमें हम लोग जो है रासायनिक संयोग के नियम को पढ़ रहे हैं। और रासायनिक संयोग के नियम में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने स्थिर अनुपात नियम को पढ़ा। और आज का जो सिद्धांत है, नियम है, वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो देखिए। आज का जो वीडियो होगा वो चौथा लेक्चर होगा। 3 लेक्चर इस पे बन चुका है, आप लोग जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है तो उस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो कैसे संयोग करते हैं, तो परमाणु को लेके क्या सिद्धांत जो है दिया गया है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। और उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। यहाँ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बताने का एक ही मकसद है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से जो जुड़ा हुआ पहले का 2 नियम जो आपने पढ़ा, एक क्या तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, वो दोनों को क्या करेगा, ये व्याख्या करेगा, उस दोनों को ये क्या करेगा, बताएगा। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए, तो डाल्टन साहब कौन थे? तो डाल्टन साहब एक साइंटिस्ट थे और वो पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अपना जो है योगदान दिया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जो इस जर्नी को आगे बढ़ाए। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं का देन है, इन्होंने ही शुरुआत किया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश क्या क्या है कि सभी द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या है? तो द्रव्य का मतलब है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या है? पदार्थ, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में आप रखिए। द्रव्य का क्या मतलब है? द्रव्य का मतलब है पदार्थ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सभी के सभी पदार्थ किससे मिलके बना हुआ है? तो सभी के सभी पदार्थ किससे मिलके बना हुआ है? तो एटम से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ? एटम से मिलके बना हुआ है, वो परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये डाल्टन साहब का पहला क्या है? नियम है जो वो कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, परमाणु को और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये डाल्टन साहब का कहना है। क्योंकि डाल्टन साहब ने पहली बार एटॉमिक थ्योरी जब दी थी तब ये बात था, लेकिन आज ये गलत हो गया है। आज हम लोग क्या करते हैं, एटम को भी आगे बांटते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में। तो ये जो है वर्तमान में ये कथन गलत है। जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना विनाश होते हैं, यह अंश द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो ये तो सही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, क्योंकि वहाँ नए पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती है, न विनाश होता है। पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। जैसे आप दूध लीजिएगा, दूध में थोड़ा सा जोरन डालिएगा तो दही बनेगा, तो दूध दही में कन्वर्ट हो गया, एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है? दिए गए तत्व सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु, कहने का मतलब है कि एक तत्व में जितने परमाणु होते हैं
वो लाखों करोड़ों परमाणु का जो गुण धर्म होता है वो समान होता है, और उसका जो एक इकाई द्रव्यमान होता है वो भी समान होता है, और सबों को जब जोड़ते हैं तब तत्व का निर्माण होता है, और उस तत्व का गुण धर्म क्या होता है, एक समान होता है। चौथा क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप संतरा खाते हैं तो उसका स्वाद जो है अलग होता है, नींबू का स्वाद अलग होता है, लीची का स्वाद अलग होता है, वहीं पे जो है आम का स्वाद अलग होता है। आम के अलग अलग वैरायटियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसके बनावट, उसका संरचना, उसके गुण धर्म उसके परमाणुओं पर निर्भर करता है, जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि एक एलिमेंट का गुण दूसरे एलिमेंट के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि उसके परमाणुओं भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसके परमाणुओं में क्या होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, चलिए। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यह अंश स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जो पदार्थ बनेगा यौगिक के रूप में वो अलग अलग परमाणु से बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु के मिलने से क्या बना है, तो जल बना है। तो जल यहाँ क्या है, एक यौगिक है। और यौगिक का निर्माण जब भी होगा तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से होगा। इस बात का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। और वहाँ पे जो परमाणु भाग लेगा अलग अलग तत्वों का, वो स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करेगा, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा और जाना। चलिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी यौगिक में जो परमाणु होता है उसकी संख्या क्या होती है, सापेक्षिक होती है। और उसी से हम लोग क्या करते हैं, आगे तुलना करते हैं कि 1 मोल है, 2 मोल है, 1 एटम है, 2 एटम है या 4 एटम है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये जो आपने अभी पढ़ा, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अंश है, कुछ ये थ्योरी है जो डाल्टन साहब ने बताया। अब हम लोग 100% अपने चैप्टर की ओर आएंगे। रासायनिक संयोग के नियम की समाप्ति होती है यहाँ पे। अब जो हमारा चैप्टर है परमाणु और अणु, उस पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आने जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो ये चैप्टर है परमाणु, अब परमाणु हम लोगों के सामने आ गया है, जहाँ से हम लोग बारीकी से विस्तार से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान जब दीजिएगा तभी इस चीज़ को समझ पाइएगा। और जब एक बार आप समझ लीजिएगा तब दोबारा जो है आपको कभी इस चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होगी और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब परमाणु क्या है, सबसे सरल और सिंपल भाषा में दुनिया में जितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को बनाने वाला सूक्ष्मतम कण, इकाई कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। दुनिया में जितने सारे पदार्थ हैं उन पदार्थों को बनाने वाला सबसे इकाई और सूक्ष्म कण जो है उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये तो हम अपनी भाषा में आपको बताएं। एनसीईआरटी क्या कहती है, तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। क्या है ये, कण है, कण है। जैसे तोरी का कण होता है, गेहूं का कण होता है, चावल का कण होता है जिसको आप एक दाना कहते हैं, बालू का कण होता है। उसी तरह से परमाणु तत्व का एक सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने, ठीक है, रासायनिक और भौतिक गुण को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, उस अभिक्रिया में भाग लेता है और उस अभिक्रिया से नए पदार्थ को बनाता है, नए पदार्थ को बनाता है। ये एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होगा। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेंगे तब जाके आप क्या कर पाएंगे,
एटम के स्ट्रक्चर को देख पाएंगे, एटम का जो संरचना है उसको आप देख के महसूस कर पाएंगे। ठीक है, सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो कोई भी चीज़ अगर सर्कल में हो इस तरह से, तो उसके सेंटर से उसकी परिधि की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चे, उसी को कहते हैं त्रिज्या, उसी को कहते हैं क्या, रेडियस कहते हैं। तो परमाणु चूंकि कैसा होता है, गोल होता है, गोलाकार होता है, तो उसका क्या होगा, रेडियस ही होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, रेडियस ही होगा। जो देखिए कितना होता है, नैनोमीटर में होता है। आज साइंस में आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का ही है ये। यहाँ देखिए क्या है, 0.37 गुना 10⁻10, ठीक है, मीटर में। कहने का मतलब है कि एक ऊपर रहेगा और एक में क्या करेंगे हम लोग, 10⁻10 से भाग देंगे, तब जो भागफल आएगा सोचिए वो कितना छोटा होगा मीटर में। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, जब 10⁻−10 हो, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एंगस्ट्रम के साइज का है। ठीक है, ये एक एंगस्ट्रम के साइज का है, या नैनोमीटर के बराबर है। नैनोमीटर क्या होता है, जब 10⁻⁻9 हो तब इस चीज़ को हम लोग कहते हैं नैनो। क्या कहते हैं, नैनो। टाटा ने एक कार चलाई थी जिसका साइज सबसे छोटा था और उस कार का नाम रखा था नैनो। ठीक है, तो याद रखिएगा, नैना से नैनो याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻⁻9 मीटर। तो एक बार पुनः सुन ले, परमाणु क्या है, तो परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो पदार्थों के निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तब जाके आपको ये चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब किए, ठीक है, साफ़ सुथरा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक संस्था है जो साइंस के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, और वो संस्था को ही ये दायित्व सौंपा गया है कि जब भी कोई नया खोज हो, नया रिसर्च हो, तो उसको देख के उस चीज़ को ऑथराइज करना। और उस संस्था का क्या नाम है, तो उस संस्था का नाम है IUPAC। खास करके ये संस्था जो है बाबू केमिस्ट्री के दुनिया में काम करती है। किसके दुनिया में काम करती है, केमिस्ट्री के दुनिया में काम करती है। ठीक है, ये रसायन, ठीक है, शास्त्र की दुनिया में काम करती है। इस बात का क्या करना है, आपको ख्याल रखना है। आई से क्या होता है, इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड और सी से होता है केमिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये संघ बना हुआ है जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में बिल्कुल शुद्धता के साथ काम करे और पूरे वर्ल्ड में एक सकारात्मक और एक बिल्कुल 100% सही जानकारी दे। और उसी संस्था को हम लोग कहते हैं IUPAC। क्या कहते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह क्या है, तत्वों के चिन्ह क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, एल्युमिनियम के लिए Al का इस्तेमाल किया गया, आर्गन के लिए Ar का, ठीक है, बेरियम के लिए Ba का, कैल्शियम के लिए Ca का, क्लोरीन के लिए Cl का, कोबाल्ट के लिए CO का। ठीक है, ये है क्या लिखा हुआ, लेड, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम, Pb, इसलिए लेड को Pb लिखते हैं। फिर यहाँ कॉपर के लिए Cu है, तो कॉपर के लिए Cu क्यों है, क्योंकि कॉपर का भी लैटिन नाम होता है, ठीक है, क्यूप्रस। उसके बाद फ्लोरीन के लिए F है, गोल्ड के लिए Au है, क्योंकि मार्केट में हम लोग गोल्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है लैटिन नाम Au, ओरम। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोडीन को I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि आयरन का लैटिन नाम क्या है, फेरम। क्या है, फेरम। ठीक है,
उसके बाद है सल्फर, सल्फर को एस से करते हैं। ये संकेत कैसे दिया जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, तो अपने थ्योरी पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपको पता है कि हम लिखते हैं मनोज, क्या लिखते हैं, मनोज, और उसके बाद क्या लिखते हैं, मनोज के साथ कुछ भी लिखते हैं, मान के चलिए कुमार लिखते हैं, ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो बार बार मनोज कुमार हम नहीं लिखेंगे, तो शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, एम लिख देंगे या एम के लिख देंगे। तो ये इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका लघुतम रूप है। तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन लिखे हैं, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर ले लिए H, तो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के बाद अगर दूसरा एलिमेंट आ गया, जिस एलिमेंट का क्या नाम है, हीलियम नाम है, तो यहाँ पे देखिए He ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि H से हाइड्रोजन भी होगा और H से क्या होगा, हीलियम भी होगा, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या किए, He ले लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, क्या रखना है, तो जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस लेटर का, ठीक है, जो लेटर अपने को मिलता है उस लेटर का क्या करते हैं, ठीक है, ठीक ना, तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर लेते हैं, ठीक है, या तो उसका क्या करते हैं, मिड लेटर लेते हैं, या फिर उसका क्या करते हैं, लास्ट लेटर लेते हैं। क्या करते हैं, लास्ट लेटर लेते हैं। तो कोई भी जो एलिमेंट है उसके नेम का, जो नेम है उसके वर्ड का, या तो फर्स्ट लेटर हम लोग लेते हैं, या मिड लेटर लेते हैं, या लास्ट लेटर लेते हैं। अगर सेम नेम का दो हो, जो उसका अल्फ़ाबेटिक नेम है, तब हम लोग क्या करते हैं, दो नेम एक साथ लेके आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और कुछ गिने चुने ऐसे एलिमेंट है जिसका नेम पहले से फिक्स है, किस चीज़ में, लैटिन में, तो वो अपने लैटिन नेम से आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो हम अभी लेके चल रहे थे, ठीक है, ठीक है, तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं, उदाहरण से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, 3 उदाहरण ले लेंगे और तीनों उदाहरण को ध्यान से समझेंगे। ये 3 उदाहरण में ये ले लीजिए, ठीक है, और चलिए एक और उदाहरण मिल गया, ये अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO। यहाँ C से कैल्शियम भी शुरू है, C से क्लोरीन भी शुरू है और C से कोबाल्ट भी शुरू है। अब तीनों के लिए C लेते कन्फ्यूजन होता, इसलिए कैल्शियम में C के बाद क्या है, A, तो A ले लिए। अब क्लोरीन में देखिए क्या है, C के बाद H है, तो H नहीं लिए, L ले लिए, बीच का लेटर ले लिए, और कोबाल्ट में CO ले लिए। तब Ca से कैल्शियम, Cl से क्लोरीन, CO से कोबाल्ट हो गया, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो वर्ड है उससे कुछ लेटर निकाल के उस एलिमेंट को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिक तौर तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को समझ लिए हैं, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, इसको आगे करते हैं और हम लोग अब आगे के टॉपिक पे प्रस्थान करते हैं। ठीक है, प्रस्थान करने से पहले, ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना, ठीक है। ठीक ना, तो अभी जो हम लोगों का टॉपिक है, अभी हम लोगों का क्या टॉपिक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू परमाणु। क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, अब ये एटम क्या है, एटम सबसे, ठीक है, सूक्ष्मतम कण है। क्या है, ये कण है, ये एक तरह का
पार्टिकल्स है। क्या है ये? पार्टिकल्स है। जैसे कोई भी आप ले लीजिए, एक कोई जैसे ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ये क्या है? तत्व है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओ से करते हैं। तो ओ क्या हो गया? एटम हो गया। ओ क्या हो गया? एटम हो गया। ये हमारे प्रकृति में एक ऑक्सीजन के एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करके O2 बनाता है और डायटोमिक फॉर्म में हमारे नेचर में ये तत्व के रूप में पाया जाता है, गैसस फॉर्म में। तो परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है। सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है कि ये सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक ना, सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, क्या है ये? सबसे सूक्ष्मतम कण है ना। तो इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है कि ये सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक ना। तो दुनिया का जितना सारा पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है, ठीक है, उस पदार्थ को बनाने वाला जो कण है, क्या है? कण है। उसी कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिसको संकेतों के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोगों का टॉपिक क्या है? तो आगे का हम लोगों का टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें, सोच लें और समझ लें। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और वर्ष 1961 ईस्वी में, किसमें? 1961 ईस्वी में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यू, जिसे क्या कहते हैं? AMU। ठीक है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। को क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। ठीक लीजिए, यहाँ देखिए, परमाणु या अणुओं के द्रव्यमान का मापक माना गया है। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर यहाँ H2 लिखे हुए हैं तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, उसको 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं AMU, डैट मीन्स 2U, है ना। या यहाँ H2O लिख दिए। इसका कैसे निकालेंगे? तो एक का कितना होता है? 2, और ऑक्सीजन का हो जाता है 16, तो ये हो गया 18 AMU या 18 U। ये है एटॉमिक मास यूनिट, दैट मीन्स परमाणुओं अणुओं को मापने का एक मापक इकाई है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, परमाणु। ठीक है, देख लीजिए यहाँ एक बार पुनः एक बार आप लोग देख लीजिए। परमाणु और अणु के द्रव्यमान का मापक माना गया है। क्या माना गया है? मापक माना गया है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए और कितना है, कहीं ये लंबा तो वीडियो ना खींच जाए।
चलिए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। परमाणु का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो किस इकाई से निकालेंगे। आप जाते हैं मार्केट में ख़रीदने के लिए, आम खरीदते हैं तो 1 केजी खरीदते हैं तो 1 केजी का वाट रहता है, आधा केजी का रहता है, 200 ग्राम का रहता है, 100 ग्राम का रहता है, तो वो क्या हो गया, वो उसका इकाई वाट हो गया। उसी तरह से कोई ऐसा द्रव्यमान इकाई ज़रूर होगा जिससे हम लोग परमाणु अणु या किसी पदार्थ के द्रव्यमान को निकालते होंगे केमिस्ट्री में, तो उसी चीज़ को कहते हैं क्या, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान कार्बन 12। ये कार्बन 12, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। और ये परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग, ठीक है, 1/12वें भाग। ठीक है, अब कार्बन 12 ले लिए हैं तो कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12, उसका 1/12वें भाग, मतलब ये कट गया तो कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि 1 U के बराबर होता है या 1 MU के बराबर होता है। अब जिस भी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे वो इसी का गुणात्मक होगा, वो इसका क्या होगा, गुणात्मक होगा। और हाइड्रोजन का चूँकि 1 होता है इसलिए हाइड्रोजन से हम लोग शुरू करते हैं, और हाइड्रोजन से जो जितना ऊपर होता है उसी तरह से उसका द्रव्यमान भी शिफ्ट होता है। ठीक है, 1 MU कितना के बराबर होता है, तो यहाँ देखिए 1.66 गुना 10⁻, ठीक है, 27 kg। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, कितना के बराबर हो गया, 27 kg के बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर केजी में आपको देखना है तो ये 1.66 गुना 10⁻27 माइनस 27 kg। केजी में अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं, इसमें आप चावल, दाल, गेहूँ, एप्पल, ऑरेंज, आम को मापते हैं तो उसमें इतना के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाया है तो हम लोग क्या करते हैं, साफ करके चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है और यहाँ कार्बन 12 का 12वें भाग का है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 AMU हो गया, 1 U हो गया। और एन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, एक तरफ तराजू पे दिए तो ये हो गया कितना, 14 AMU, 14 AMU या 14 U। ठीक है, डैट मीन्स ये हाइड्रोजन का है, किसका है, ये हाइड्रोजन का है, और ये किसका है, नाइट्रोजन का है। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन से कितना आगे है, तो ये हाइड्रोजन से कितना है, तो 14 गुना है। 1 को 14 से गुना कीजिए तो ये 14 गुना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो सबका तुलना किससे करना है माय डियर, तो सबका तुलना इसी से करना है। ठीक है, कार्बन 12 के, ठीक है, 1/12वें भाग का जो गुणनफल होगा, ठीक है, उसी से करना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो कार्बन 12 के 12वें भाग 1/12 हो गया वो, ठीक है, का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। तब कार्बन 12 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो कार्बन 12 का वैल्यू कितना होता है, तो कार्बन 12 का जो वैल्यू होता है वो 12 ही होता है। ठीक है,
और उस 12 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा 1 आएगा। तो ये 1 mu ही क्या हो गया, इकाई हो गया। क्या हो गया, इकाई हो गया। अब सब के सब एटम इसी से क्या होगा, गुना होगा और एक एक करके अपना द्रव्यमान को देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लेते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की ये सारणी है, इस सारणी को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, समझ गए। जब इसको ध्यान से देखिएगा तो इसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन से शुरू होगा, ये हाइड्रोजन से शुरू होगा और हाइड्रोजन से शुरू होकर आप जहाँ तक देख सकते हैं लिस्ट में दिया है। हाइड्रोजन का देखिए 1 है, हीलियम का है, He से हीलियम होता है 4 है, उसके बाद लिथियम होता है 7 है, बेरिलियम होता है 9 है, बोरोन है इसका 11 है, कार्बन का 12 है। यहीं से सब गेम शुरू हुआ है। उसके बाद नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, देखिए यहाँ फ्लोरीन का 19 है, नियोन का क्या है 20 है, सोडियम का देखिए यहाँ 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्युमिनियम का 27 है, सिलिकॉन का 28 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो हम लोग क्या करते हैं 35.5 36 दोनों यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोटाशियम या पोटेशियम का देखिए 39 है, कैल्शियम का कितना है 40 है, आयरन का कितना है 56 है। ठीक है, ये सब क्या है, परमाणु का द्रव्यमान है या इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये हाइड्रोजन से जितना गुना है वो उतना ही द्रव्यमान को लिए हुए है। सपोज डैट मान के चलिए हाइड्रोजन से हम कितना है 70 गुना है, तो मेरा क्या हो गया 70 हो गया। आप हाइड्रोजन से 100 गुना है तो आपका 100 होगा। उसी तरह से ये डिफाइन किया गया है कार्बन 12 के 12वें भाग से। ठीक है, जो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए अब क्या है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु जो है अस्तित्व में रहते हैं जब वो अणु के रूप में हो तब। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण किसी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, ये जब भी होते हैं तो कंबाइन स्टेट में होते हैं। पहला। दूसरा, केवल निष्क्रिय गैस, ठीक है, कि परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, जब ये अभिक्रियाशील नहीं होते हैं तो ये फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं। अब जब मान के चलिए कोई ऐसा आदमी है जो कुत्ता पालता है, उसका कुत्ता ऐसा है जो किसी को नहीं काटता है, तो घर में क्या करेगा, खोल के रखेगा। जिसका कुत्ता काटता है उसको तो बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई उसके यहाँ गया उसी को काट लिया। तो ये चूँकि अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी जो तत्व हैं वो अभिक्रिया करते हैं तो कंबाइन में होते हैं ताकि तेज़ी से अभिक्रिया ना करे। तो चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण में क्या क्या दिया हुआ है, उदाहरण देख लेना है। ठीक है, तो उदाहरण में जो निष्क्रिय गैस है, जैसे यहाँ पे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडोन है, ये सब क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे गैस हैं या 6 ऐसे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़कर अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणु का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु, ठीक है, हमारे नेचर में, ठीक है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं,
अणु कहते हैं, या ये पाया जाता है आयंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। ठीक है, समझ गए? ठीक है, जैसे सोडियम प्लस, ठीक है, एल्युमिनियम 3+, इस तरह से, या क्लोरीन माइनस, और अणु क्या हो गया? O2 H2 N2, ये सब हो गया अणु। ये इस रूप में पाया जाता है हमारे प्रकृति में। और परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। आयंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक धनायन, दूसरा क्या होता है? ऋणायन। और एक होता है अणु जो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो आज समय हो गया है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा परमाणु से शुरू करेंगे कि परमाणु उदासीन क्यों होता है और उसका फंडामेंटल पार्ट्स क्या क्या होता है। फिर हम लोग अणु पे आएंगे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और जो है अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। जो बच्चा रेगुलर वीडियो देखते हैं या जो साथी हमारे दोस्त रेगुलर वीडियो देखते हैं वो कमेंट ज़रूर करें ताकि उससे पता चल सके। ठीक है, चलिए पुनः मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।